भाजपा को चला जाता है तो निर्दलीय चुनाव कैसे जीते हैं, जरा हमको बताएंगे। नायक और पन्नू जैसे लोग बैठ के जो इसको प्रयोजित कर रहे हैं, कब यूपीओ को गाली देंगे, कब एनडीए को गाली देंगे, कब नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, कब राहुल गांधी को गाली देंगे, कब इंदिरा गांधी को गाली देंगे। क्या इस जलेबी पे काम करेगी? ये भी कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं, मूर्खता है उसमें। मोदी फैक्टर काम किया या फिर राहुल गांधी का जलेबी फैक्टर जो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। हम वहाँ हैक करके वहाँ भी सरकार बना लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। हमारे देश में दो राज्यों का चुनाव परिणाम आ चुका है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। चुनाव परिणाम आते ही अब जो सत्ता में आए हैं या कहें जो कांग्रेस पार्टी है, उनके लिए अब ईवीएम खराब होना शुरू हो गया है। अब ईवीएम खराब का जो है ठीकरा इस प्रकार से फोड़ा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और यहाँ पे जो है लोकतंत्र हार गया है और तंत्र जीत गया है। इस प्रकार की बातें जो है प्रचार प्रसार करने में कांग्रेस लगी हुई है, मानने को तैयार नहीं है कि हम लोकतंत्र के माध्यम से हारे हैं। इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इनसे सवाल भी करेंगे और पूछेंगे कि हमारे देश में दो राज्यों में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीती और हरियाणा में एनडीए या बीजेपी कहें। तो जम्मू कश्मीर में ईवीएम मशीन सही था या हरियाणा में? सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों के जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपना सरकार चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों ने। अब ईवीएम पर सवाल जहां तक कर रहे हैं कि ईवीएम हरियाणा में जीत गई कि जम्मू कश्मीर में, ईवीएम एक ऐसा मुद्दा इन लोगों ने बनाया है, विपक्ष ने, जिसका मूर्खता का कोई प्रकाष्ठा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा डबल बेंच और ट्रिपल बेंच में इस मामले को ले गया और वहाँ इस पर खुली चुनौती दी गई चुनाव आयोग द्वारा कि आप आएँ और मेरा ईवीएम हैक करके दिखाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये फैसला सुनाया कि ईवीएम में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अगर इन लोग हैं तो या तो इन लोग बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, या तो हम मेरे हिसाब से ये महामूर्ख हैं। इससे बड़ा मूर्खता नहीं हो सकता कि जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद इन लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये उठता है ना कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई तो हरियाणा में ईवीएम मशीन के लेकर के सवाल है, और जम्मू कश्मीर को लेकर तो ऐसा कुछ सवाल है नहीं। तो ये तो वो जिन्होंने आज इस बार सवाल उठाया है, ये जवाब तो उनको देना चाहिए कि जब हरियाणा में ईवीएम खराब था तो हम जम्मू में ज़्यादा हम ध्यान देते ना। जम्मू जो है वो तो हम वोट दिया, कश्मीर में हमको नहीं मिला तो हम कश्मीर पर फोकस करते हैं। अगर ईवीएम हैक होती तो हम कश्मीर पर फोकस करते हैं, हम वहाँ हैक करके वहाँ भी सरकार बना लेते हैं। ये इन मूर्खों से पूछिए ना कि हरियाणा में हम अपना हैक किए जहाँ मेरी सरकार थी, और जहाँ हमको बनने की संभावना नहीं थी वहाँ हम छोड़ दिए। अगर ईवीएम हैक होता तो सबसे पहले हम कश्मीर में हैक करते और अपनी सरकार बनाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अब कश्मीर की अगर बात निकली है तो कश्मीर में जो पहले आपका पीडीपी के साथ 2014 में जो है चुनाव जीते, सरकार भी बनाए, पीडीपी के साथ आप लोग सरकार चलाए भी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा। अब अगर पीडीपी साथ होती तो उसका कितना असर होता? देखिए, जब गठबंधन बनती है, किसी भी राज्य में गठबंधन बनती है 2 दलों और 3 दलों की, तो उसका फ़ायदा तो गठबंधन में हर किसी को एक दूसरा को मिलता है। तो अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि हमको प्लस रहते और आज हम सरकार में रहते। अब हम चलते हैं हरियाणा के ऊपर। अब हरियाणा में जिस प्रकार से काउंटिंग के दरमियान जो है कांग्रेस के तरफ से बहुत सारे जो है आरोप लगाए गए कि काउंटिंग स्लो किया गया, जीतता हुआ कैंडिडेट को हराने का प्रयास किया गया, जब उसको लेकर के विरोध जताया गया, मेल किया गया, तब उसको जा कर के जो है सिचुएशन को फिर से अंडर कंट्रोल लाया गया। क्या इसमें कितनी सच्चाई लग रहा है आपको? अब चुनाव आयोग का ये स्वच्छ फैसला होता है। ये चुनाव जब प्रक्रिया शुरू होती है तो ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो कैसे कराएगा। उसमें सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, कोई भी सरकार दखल अंदाजी उसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि वह चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और वो स्वतंत्रता से अपना चुनाव करवाती है किसी भी राज्य में और किसी भी देश में। तो इस पर अगर सवाल उन लोग उठा रहा है तो जो चुनाव आयोग इस पर जवाब दे चुके हैं
कि सिस्टम से चुनाव काउंटिंग का प्रक्रिया हो रही थी, सर्वर में थोड़ा सा डाउन चल रहा था या और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल बाधा आई थी, जिसके कारण थोड़ा देरी के लिए चुनाव का मतगणना का परिणाम जो बाहर आना चाहिए था वो स्लो आया। क्या लगता है कि वहाँ पे आपको जो है मोदी फैक्टर काम किया या फिर राहुल गांधी का जिलेबी फैक्टर जो है उसको हराने में मदद किया? वहाँ काम फैक्टर काम किया। जो भी पिछले 2 टर्म में भाजपा ने वहाँ जो काम किया है उस पर जनता ने वहाँ पर वोट दिया है। अब रही जिलेबी बात में, जिलेबी फैक्टर क्या हो सकता है? जिलेबी ऑलरेडी भारत का वो मिठाई है जिसके हर घर में हर बच्चे लोग जिलेबी को जानता है। राष्ट्रीय समझ लीजिए कि हमारे के यहाँ के वो राष्ट्रीय मिठाई है और एक स्किल है। हलवाई समाज हर एक जहाँ भी आज जाइएगा, बड़े बाज़ार में जाइएगा या छोटे बाज़ार में जाइएगा, कस्बे में जाइएगा, एक स्किल के टाइप पर वो मिठाई की दुकान चल रही है। आज बड़े बड़े कंपनियाँ उसको ब्रांड करके उसको आपको होम डिलीवरी कर रहे हैं, विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं। ये ऑलरेडी पहले से हो चुका है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, मूर्खता है उसमें है। जिलेबी कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता है, वो जब भी बनेगा तो कड़ाही में तला जा सकता है और हाथ से घुमा के उसको किया जा सकता है। नहीं, अब तो कांग्रेस कह रही थी कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जिलेबी, हालांकि हरियाणा का ऐसे भी जिलेबी बड़ा फेमस है, नामी होता है। लोग जो हरियाणा जाते हैं घूमने के लिए तो जिलेबी एक बार ज़रूर खाते हैं और टेस्ट करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो हरियाणा का जिलेबी है बहुत बेहतरीन होता है, स्वादिष्ट होता है, लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको लेकर के हम इसको बृहद पैमाने पे जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे ला करके करेंगे। लेकिन अब वो तो उनकी सरकार नहीं आएगी, अब बीजेपी क्या इस जलेबी पे काम करेगी? भैया, जिलेबी कोई हरियाणा का ये मिठाई नहीं है। जिलेबी पूरे भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। वो आप किसी भी बड़े फंक्शन हो या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो सबसे पहले जिलेबी पसंद किया जाता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इसको बड़े पैमाने पर करने के बाद, तो आप अगर वेबसाइट पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इसको ब्रांडेड करके बेच रही है, विदेशों में भी बेच रही है। इसमें आप राहुल गांधी के कहने से नहीं होगा, ऑलरेडी ये हो चुका है। अब देखिए, अब बिहार पे आते हैं। बिहार में जो है पप्पू यादव जो है ये बोल रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के जांच होनी चाहिए। ईवीएम को मतलब कि बार बार ईवीएम को लेकर के सिर्फ हरियाणा में घेर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लेकर के तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पप्पू यादव ने अभी जो है बयान दिया है, वो बयान जो है अभी आज ही का बयान है, वो सुर्खियों में बना हुआ है। अब पप्पू यादव के बारे में एक चीज़ तो हम कहेंगे, अच्छे समाज सेवक हैं, समाज में बहुत अच्छे अच्छे कामों करते हैं। लेकिन जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा माइंड उनका डिस्टर्ब रहता है। कब क्या बोलेंगे, कब यूपीओ को गाली देंगे, कब एनडीए को गाली देंगे, कब नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, कब राहुल गांधी को गाली देंगे, कब इंदिरा गांधी को गाली देंगे। वो लगता है खुद उनके अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं है। थोड़ा सा वो इस मामले में अगर ये अपने आप को सुधार लेते तो एक अच्छे राजनेता हो सकते थे। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव जो बातें बोल रहे हैं तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि बिहार में भी जो है इस प्रकार से आगे ना हो, चूँकि एक माहौल गजब का हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन के लोग भी थोड़ा सा उनको भी टेंशन बढ़ गई है आगामी चुनाव को लेकर के। महाराष्ट्र में है चुनाव, झारखंड में है चुनाव, उसके बाद फिर बिहार में भी चुनाव होगी। चुनावी फंडा है और कुछ विदेश से भी फंडिंग इन लोग को होता है अनगरल बातें बोलने के लिए। और कभी पटरी पर सिलेंडर रखवाने के लिए, तो कभी जूस में यूरिन मिलवाने के लिए, तो कभी कुछ इन लोग का विदेशी फंडा जो विदेश से बैठ के जाकिर नायक और पन्नू जैसे लोग बैठ के जो इसको प्रयोजित कर रहे हैं और नए नए लड़कों को बरगला रहे हैं। उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं जो अपने संतुलन कुछ खो चुके हैं, उस पर ही बरगला जाते हैं और अनापशना बयान दे देते हैं। चुनावी फंडा उनके लिए हो सकता है। आप काम कीजिए, समाज में जब काम कीजिएगा तो सर आपको जो काम करेगा उसको वोट देगा ही जनता। नहीं, पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आया तो हम हैं, जहाँ भी कोरोना आया तो हम हैं। तो वो हर जगह पे काम कर रहे हैं, दिख रहा है। अभी सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लोग हमको वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट जो है भाजपा को चला जाता है। अगर वोट वो भाजपा को चला जाता है तो निर्दलीय चुनाव कैसे जीतें, जरा हमको बताएंगे। वो अगर ईवीएम में इतनी गड़बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना चुकी है तो ये बताएंगे कि वो निर्दलीय चुनाव कैसे जीते, वहाँ में ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं हुई। नहीं, आज के डेट में जैसे जो बिहार में माहौल है और बाढ़ ग्रस्त एरिया जो है उसमें ये काम कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। तो उसके लिए पप्पू यादव को तो बनता है ना शाबाशी।
कौन नहीं है बाढ़ में, कौन काम नहीं कर रहा है, ये हमको बताएंगे? क्या हमारे मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोकल जो नगर परिषद, नगर पंचायत है वो काम नहीं कर रहा है? सब कोई कर रहे हैं। आप अपने आप को सोशल मीडिया पर दो गो रख के आप सोशल मीडिया पर हाईलाइट कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये तो बता रहे थे कि जब बाढ़ आने वाला था, बांध जो पानी छोड़ा जा रहा था कोसी बैराज का, उस समय नीतीश कुमार दिल्ली में थे। आप दिल्ली में रहें या कलकत्ता में रहें, नीतीश कुमार में दिल्ली में हो सकते थे, लेकिन संबंधित मंत्री यहीं थे और वो पहले से इसका प्रबंधन का ध्यान दे रहे थे। लेकिन आपदा में किसी का नहीं चलता है। ये चूँकि नेपाल से छोड़ा हुआ पानी था जिसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, जो तबाही हमको बिहार में आया है। भविष्य में एक चीज़ करना पड़ेगा कि जो नेपाल से हमारे के यहाँ पानी जो छोड़ने के बाद जो हमको हमारे के यहाँ तबाही आता है, इस पर एक समस्या का निदान के लिए सब बहुत अच्छे स्तर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं हुआ है। मैं इसको मानता हूँ। नहीं, ये बात सही है कि जब बाढ़ आती है तो ये नहीं देखता है कि हम किधर जा रहे हैं। वो पानी हर किसी के घर में घुसता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, और जो सालों के मेहनत से, ख़ानदानी मेहनत हो या पुश्तैनी मकान हो, वो भी बाढ़ में बह जाते हैं। मतलब कि जब बाढ़ आती है तो हर चीज़ लेकर के चला जाता है और सिर्फ बच जाता है तो तन पे जो वस्त्र है वही बच जाता है। बहुत सारे अभी लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन इस पर क्या बीजेपी का रणनीति, बिहार सरकार की रणनीति एग्रिम होनी चाहिए था? देखिए, इस बार जो भी मैंने आपदा जो आया है उसमें अमेरिका भी तबाह हो गया। बहुत बड़े देश है, बहुत बड़ा आर्थिक वाला देश है। अभी कनाडा तबाह है, चाइना तबाह हो गया। इस बार थोड़ा सा जो प्रकृति है, जो अनबैलेंस हुए हैं हमारे और आपके चलते, जो हम लोग प्राकृतिक गड़बड़ियाँ किए हैं, पेड़ काटे हैं और बड़े बड़े बांध बनाए हैं, लेकिन उसका निचले भाग को हम लोग वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो समस्या है उसको नहीं सुलझाए हैं। हमारे इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल जी, उन्होंने इस समस्या के निदान के लिए एक बहुत बड़े बात बोले थे कि सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए ताकि पानी की भी दिक्कत ना हो और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए। इस पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे सरकार नरेंद्र मोदी जी का रहे या नीतीश जी का रहे या किसी और का रहे। इस पर सभी राज्यों को मिलकर इस दिशा में एक पहल करके सभी नदियों को जोड़ने का एक काम करना चाहिए, जिससे आने वाला भविष्य में इस तरह का आपदा से हमको बचा जा सके। एक अंतिम और हरियाणा से इम्पोर्टेंट सवाल है। विनेश फोगाट जो है पूरे देश में वायरल हैं, जिस प्रकार से वो कुश्ती की पहलवानी की और विदेश से लौट करके आए, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव भी लड़ी। तो उसको लेकर के कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट को हराने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई भी कैंडिडेट हो, अच्छा ये बोधगया विधानसभा में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, यहाँ विधानसभा से या तो हम लड़ रहे हों या चुनाव आप लड़ रहे हैं, हर दल से जो चुनाव लड़ता है वो अपने आप को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है। भाजपा भी वहाँ जहाँ से दिनेश फोगाट जी लड़ रही थी, वहाँ से अदर जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट थे वो भी अपना पूरी मेहनत कर रहे थे, और दिनेश फोगाट जी अपनी वो पूरी मेहनत कर रहे थे। अपनी योजना, भविष्य वाले जो 5 साल का योजना है वो बता रहे थे, हम भी बता रहे थे। उसमें जिसको अच्छा लगा, जो जनता को, उसको वोट देकर उन्होंने जिताया। तो देखिए, अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी और बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने बहुत कुछ सवालों के जवाब दिया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।